नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 169वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका एक मिक्स रिवीजन कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर कवर करते हैं। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 4 मास्टर वीडियोस भी इस सीरीज की अभी तक बन चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1722 में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी? यानी इनको किस क्षेत्र का सूबेदार बनाया गया था? जो सवाई राजा जयसिंह थे, जिनको जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में आमेर के ये शासक थे। इनको जो ये सवाई की उपाधि दी गई, ये माना जाता है औरंगजेब के द्वारा दी गई। औरंगजेब के काल में काफी ज्यादा ये एक्टिव थे। बाद में जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल आया 1722 के अंदर, इनको आगरा का सूबेदार बना दिया गया था। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, इनको पहले कहां का बनाया गया था? आगरा का तो इनको 1722 में बनाया गया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया। इससे पहले औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। 1712-13 के दौरान जो मुगल शासक था वो जहांदर शाह था। जहांदर शाह के द्वारा इनको एक उपाधि दी जाती है मिर्जा की। ये क्वेश्चन बनता है, इनको सवाई की उपाधि किसने दी, मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो मिर्जा की उपाधि इनको जहांदर शाह ने दी, और उसके बाद इन्हें मालवा का सूबेदार बनाया गया था। 2 प्रमुख सूबे थे उस समय मुगलों के, एक था मालवा का और एक था इनका गुजरात। ठीक है, दोनों में राजपूत शासकों को सूबेदार बनाया गया। गुजरात का सूबेदार राजा अजीत सिंह को बनाया गया, जो जोधपुर के शासक थे, और आमेर के शासक जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया। बाद में 1722 में इनके अधिकार में आगरा भी दे दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो इनको लेकर पूछा जाता है। ठीक है, जयपुर शहर की स्थापना करने का श्रेय भी राजा जयसिंह को जाता है। इन्हें जयसिंह द्वितीय भी कहते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है, यह मंदिर गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अनंत वर्मन थे उनको श्रेय जाता है, गंगवंश के नरेश थे राजा अनंत वर्मन, उनको श्रेय जाता है जो वर्तमान मंदिर हम देखते हैं उसे बनाने का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर यहां पर होगा। एक और चीज ध्यान रखना, उड़ीसा में ही एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। आपके पास सवाल पूछा जाता है, सफेद पैगोडा किसको कहते हैं? तो सफेद पैगोडा भगवान जगन्नाथ मंदिर को ही कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को और सफेद पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को। नेक्स्ट है, चोल काल के करों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। चोल काल के बारे में हमने डिटेल में हमारी जो दिल्ली सल्तनत वाली सीरीज थी, जिसमें हमने सल्तनत से पहले के जो इंपॉर्टेंट राजवंश थे, पल्लवों के बारे में, चोल के बारे में डिटेल में बात करी थी। उसमें हमने देखा था चोल काल से संबंधित उनके करों से संबंधित जो तथ्य थे। 2 बातें दी गई हैं। पहली, वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। क्या यह सही हो जाएगा? देखिए, चोल काल में जो अलग अलग प्रकार के कर थे उनका उल्लेख कई सारे अभिलेखों में किया गया है। चोल काल के बहुत सारे कर हमें देखने को मिलते हैं, उनके अभिलेखों में देखने को मिलते हैं। उन अभिलेखों में जो कर सबसे ज्यादा उल्लेखित किया गया है, जिस कर का सबसे ज्यादा विवरण दिया गया है, वो है वेटी। और वेटी एक प्रकार का जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। यानी इसमें आपको ना पैसे देने हैं, ना आपको अनाज देना है, बल्कि एक दिन जाकर आपको फ्री में राजा के लिए काम करना है। तो वेटी क्या होता था? वेटी जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है, तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, कदमई एक भू राजस्व था। जो चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था आमदनी का, राजस्व का, वो था उनका भूमि कर। और जो भू राजस्व होता था उसे कदमई या फिर कडमाप या फिर कुडिमे के नाम से जाना जाता था।
तो ये सारे एक ही नाम है, कदमई, कड़माप या कुड़ी में, ठीक है। तो ये सब कहा जाता था भू राजस्व को। सेकंड वाला आपका सही है और फर्स्ट वाला गलत है। आपको सही वाला बताना है, तो सही वाला कौन सा है, केवल सेकंड वाला सही है, ठीक है। इसके अलावा चोल काल में जो गृह कर होता था, घरों पर लगने वाला जो कर होता था, उसे मनईरे कहा जाता था। व्यवसाय जो कर होता था, व्यापार पे जो लगता था, उसे मगनमय कर कहा जाता था। इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत पूछा है यहां पर। लंगर व्यवस्था की शुरुआत सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा लंगर व्यवस्था की शुरुआत करी गई। और अगर सवाल आएगा लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया था, तो परमानेंट इसे किया था जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव जी। ऑप्शन बी तब आपका सही आंसर होता अगर कहता लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप किसने प्रदान किया था, तब इनका नाम लेंगे, और शुरू किसने किया है तब इनका नाम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो सहायक संधि को लेकर के 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। देखिए सहायक संधि क्या होती थी? सहायक संधि अंग्रेजों के द्वारा आई गई थी। उस समय जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो वेलेज़ली था। तो वेलेज़ली के द्वारा यह संधि को लाया गया था। भारत में सबसे पहले इस संधि का इस्तेमाल जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने किया था, ठीक है। लेकिन बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किसने किया? वेलेज़ली ने किया। इस संधि के तहत कोई भी रियासत अगर इस संधि को स्वीकार कर लेती है तो वो अपनी सेना नहीं रख सकती। अंग्रेजों का एक प्रमुख अधिकारी उनकी रियासत में नियुक्त किया जाएगा, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। उसी के अधीन एक सेना, अंग्रेजों की सेना वहां पर रखी जाती थी, और उस सेना का खर्चा जो राजा होते थे, जो रियासत थी, उसको उठाना पड़ता था। अगर वो खर्चा देने में सक्षम नहीं हो पाते थे कभी, तो उनका कुछ इलाका अंग्रेज अपने अधिकार में कर लेते थे। ये थी आपकी सहायक संधि। दूसरा, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी के द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। यह बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो पहले वाले में कहा है स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, यह बात सही है। वो सेना नहीं रख सकते थे जो रियासत वाले होते थे, ठीक है। दूसरा, उनको सुरक्षा मिलती थी अंग्रेजों से, यह भी सही है। और तीसरा, उनका इलाका हड़प लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा अगर वो पैसे ना दें। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत में सहायक संधि को वेलेज़ली ने 1798 में शुरू किया। वेलेज़ली के बारे में जैसे आप जानते हैं, ये 1798 से लेकर 1805 तक यहाँ का गवर्नर रहा था, ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय रियासत कौन सी थी? तो सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था। हैदराबाद के बाद इस संधि को मैसूर ने स्वीकार किया। उसके बाद तंजौर ने इसे 1799 में स्वीकार किया, और फिर 1801 में अवध ने इस संधि को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। इनका नाम बहुत बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ करी गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति यानी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा ही सबसे पहले हित देखा जाएगा, बाकी सब हमारे अधीन हैं। इस नीति को सबसे पहले शुरू किया था हेस्टिंग ने। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं किया था, केवल हेस्टिंग ने किया था। ये वॉरेन हेस्टिंग होगा यहां पर, ठीक है। से वॉरेन हेस्टिंग लिखना। जो केवल हेस्टिंग था, जिसने 1813 से लेकर 1823 के दौरान जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, इसके द्वारा इस नीति को स्वीकार किया गया कि सबसे पहले अंग्रेज होंगे, बाकी सारी जो रियासत हैं वो अंग्रेजों के अधीन ही होंगे। सबसे ऊपर किसे माना जाएगा? अंग्रेजों को ही माना जाएगा। नेक्स्ट है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए परमहंस मंडली की बात करते हैं। इसको लेकर एक पेपर में सवाल आया था कि इसकी स्थापना किस राज्य में हुई। इसका गठन होता है मुंबई में, यानी इसका गठन महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, ठीक है। अब इसका गठन कब हुआ ये आपके पास पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 1849। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो इसका मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना था। तो इसका आपने याद करना है कब बनी, कहां बनी और क्यों बनी। इसके जो संस्थापक थे उसमें दुर्गाराम मेहता जी का नाम आता है, इसके अलावा दादोबा पांडुरंग का नाम आता है। इन दो व्यक्तियों के नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जब ये सभा करते थे तो जितने भी जातीय कानून उस समय बनाए गए थे उन सबका ये उल्लंघन करते थे। यहां पर इसको ध्यान रखना कि यह जो मंडली बनी थी परमहंस मंडली, इसका मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था को खत्म करना था, ठीक है। नेक्स्ट है मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है। तो मानवता के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। यह क्वेश्चन कई पेपरों में आया है, उत्तराखंड में भी इसको पूछा गया था। यह जो नारा है या जो कथन है या सिद्धांत है नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। देखिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने 1905 में किया। उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वाइसरॉय था। जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया उसके पीछे के दो कारण हम पढ़ते हैं, कई बार हमने उसको देखा है। पहला कारण वो है जो वास्तविक कारण था और दूसरा कारण वो है जो अंग्रेजों ने बताया। वास्तविक कारण क्या था बंगाल विभाजन करने का? वास्तविक कारण था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद फैल रहा था उसको रोकना, यह वास्तविक कारण था, और हिंदू मुस्लिम को विभाजित करना। जबकि अंग्रेजों ने जो कारण दिया, अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है जिससे उसके प्रशासन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बंगाल के लोगों के लिए उनकी प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि प्रशासनिक दृष्टि से इसका विभाजन किया जा रहा है, ठीक है। तो वास्तविक कारण क्या था? राष्ट्रवाद को रोकना और हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना, क्योंकि उस समय जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका था उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, जो पूर्वी बंगाल वाला इलाका था उसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। तो अंग्रेजों ने दोनों को विभाजित कर दिया जिससे दोनों धर्मों में विभेद यहां पर किया जा सके। तो यह वास्तविक कारण था और अंग्रेजों ने कारण दिया प्रशासनिक सुविधा। जब बंगाल का विभाजन किया गया, दो भागों में बांट दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में उस समय बंगाल, बिहार और कुछ हिस्सा उड़ीसा का यहां तक इसमें शामिल था। यहां की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया और यहां का जो गवर्नर बनाया गया वो एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। जबकि जो पूर्वी बंगाल था जिसमें आज का बांग्लादेश और असम शामिल थे, राजधानी ढाका को बनाया गया और वहां का गवर्नर ब्लूमफील्ड फूलर को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है किस वायु दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है। तो कौन सी वायु दाब पेटी है जिसे हॉर्स अक्षांश या अश्व अक्षांश कहते हैं। तो अश्व अक्षांश कहा जाता है उपोषण उच्च वायु दाब की पेटी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारा ग्लोब होता है और बीच से आपकी निकलती है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के ऊपर 30 डिग्री और भूमध्य रेखा के नीचे 30 डिग्री, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी, और इसी को अश्व अक्षांश या हॉर्स अक्षांश यहां पर कहते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि आपको नंबर्स में पूछेगा, तो याद रखना भूमध्य रेखा के उत्तर में 30 डिग्री और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 30 डिग्री, कुछ कुछ जगहों पर 35-35 डिग्री तक भी दिया है, तो दोनों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। जब हमने इंडियन ज्योग्राफी वाले चैप्टर को डिटेल में कवर किया था, उस सब्जेक्ट को कवर किया, उसके अंदर एक टॉपिक देखा था मानसून वाला, किस किस प्रकार से भारत में बारिश होती है उन सबको देखा। उसमें एक कारण था जो भारत में बारिश का है, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में खासकर उत्तर भारत के इलाकों में शीतकाल में वर्षा होती है। आपके पास सवाल आता है कि भारत में शीतकालीन वर्षा होने का कारण क्या है, तो वो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से मुख्यतः उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल यहां ज्यादा बारिश होती है। इस शीतकालीन वर्षा से रबी की फसल को ज्यादा फायदा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रबी की फसल जो होती है उसे अक्टूबर नवंबर के माह में ही बोया जाता है।
उस समय जो बारिश होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी साबित होती है। और रबी की फसल में भी खासकर गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है इसे राजस्थान के अंदर मावट या मावट कहते हैं। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना। अगली बार हो सकता है सवाल आ जाए कि राजस्थान में होने वाली किस वर्षा को मावट कहते हैं, या राजस्थान में मावट क्या है। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खादीन और जोहड़ क्या है। तो देखिए, खादीन और जोहड़ ये आपके वर्षा के जल संग्रहण करने की पद्धतियां हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये सवाल भी पेपर में बने हैं और ऐसे सवाल बन जाते हैं। वर्षा का जल संग्रहण करने की दो इंपॉर्टेंट पद्धतियां हैं, खासकर आपके राजस्थान के इलाके में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती हैं। एक है आपकी खादीन और एक है आपकी जोहड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो अटलांटिक महासागर है, हमारे जो तीन प्रमुख महासागर हैं, एक अटलांटिक, हिंदू महासागर और प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्योंकि आकार में बहुत बड़ा है तो उसकी जो लवणता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। लेकिन जो दो महासागर हैं, एक अटलांटिक और हिंद महासागर, इनकी लवणता पेपर में आती है। जो अटलांटिक महासागर है इसकी लवणता 36 से 37% के आसपास होती है, तो पहला वाला सही है। हिंद महासागर की औसत लवणता 30% नहीं होती है, इसकी 35% होती है। तो सेकंड वाला गलत है, आपको सही वाला बताना है। केवल पहला यहां पर सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने याद करना है कितनी प्रतिशत है औसत लवणता। केवल पहला वाला सही यहां पर होगा। नेक्स्ट है वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत बार ये सवाल आया है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय आंदोलन वाली सीरीज में भी हमने इस घटना को, जलियांवाला बाग हत्याकांड को और इसके बाद जो जो प्रोसेस हुई उसको डिटेल में समझा। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम दिया था हंटर कमेटी। ठीक है, कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया तहकीकात कमेटी। हो सकता है अगली बार यही सवाल आ जाए तहकीकात कमेटी का संबंध किससे था, तब आप कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जो हंटर कमेटी बनी थी इसमें टोटल 8 मेंबर थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो 3 भारतीयों के नाम आपके पास आते हैं कि हंटर कमेटी जो अंग्रेजों ने बनाई उसमें 3 भारतीय कौन थे। एक व्यक्ति थे जगत नारायण, एक व्यक्ति थे चमनलाल सीतलवाड़ और एक व्यक्ति थे साहिबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 भारतीय थे उस कमेटी में। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी तहकीकात कमेटी, जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे, बदरुद्दीन तैयब जी, CR दास समेत टोटल 9 लोग शामिल थे कांग्रेस की उस कमेटी में, और उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखिए, खजुराहो के मंदिर, बहुत बार सवाल तो यही आता है ये कहाँ है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो चंदेल राजवंश है इन्होंने कराया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपने कई बार पेपर में देखा होगा, कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ है। कंदरिया महादेव मंदिर भी आपके मध्य प्रदेश में है और यही खजुराहो में शामिल है। ठीक है, जो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो के मंदिरों में इसे सबसे विशाल मंदिर माना जाता है, और इस मंदिर का निर्माण भी चंदेल शासकों ने करवाया था। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मंदिर है तो इसके राजा का नाम भी पूछा जाता है। चंदेल शासक धंगदेव के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों ने बनवाए, और दूसरा कंदरिया महादेव मंदिर भी वहीं पर है। उनमें सबसे विशाल मंदिर है जिसे राजा धंगदेव जो इसी वंश के थे उन्होंने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया था। इसको लेकर के ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पूछेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी जो एक्ट है वो कब आया,
तो अधिनियम इसका 2005 का है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, स्थापना होती है, वो 2007 में होती है। तो आयोग पूछा है 2007 इसका आंसर होगा। अगर होता बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, तब आप 2005 कहते। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। एक्ट 2005 का है, स्थापना 2007 की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? तो 3 यहां पर क्रांतिकारी संगठनों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विदेश में बना? देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1942 में होती है और यह आपके जापान में बना था। और इसे किसने बनाया था? रास बिहारी बोस ने बनाया था। तो ये तो आपके विदेश में बना। दूसरी है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी जो थी ये आपके 1905 में बनी और इसका जो स्थापना होती है वो लंदन में होती है। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे उन्होंने बनाई। इंडियन होम रूल लीग नहीं है ये, होम रूल लीग तिलक ने और एनी बेसेंट ने बनाई थी भारत में ही। ये इंडिया होम रूल सोसाइटी है जिसे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था 1905 में। तीसरी है यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना अमेरिका में होती है और तारकनाथ दास के द्वारा 1910 में इसे बनाया गया था। तो तीनों जो सोसाइटी हैं, तीनों जो आपके संगठन है, कहां बने हैं? विदेश में बने हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस शासक के समय मंगोलों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? देखिए, मंगोलों का भारत में सबसे ज्यादा आक्रमण 6 बार आक्रमण किया था उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के काल में। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार किसके काल में किया? तो पहली बार मंगोलों ने इल्तुतमिश के काल में आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जब इल्तुतमिश का शासन चल रहा था उस समय जो प्रसिद्ध मंगोल था वो था चंगेज खान। जो चंगेज खान था वो इल्तुतमिश के ही समकालीन था। चंगेज खान का एक दुश्मन था जिसका नाम था जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन चंगेज खान से भागता हुआ इल्तुतमिश के दरबार में पहुंच गया था शरण लेने के लिए, और उसका पीछा करते करते चंगेज खान भी भारतीय सीमा तक आ गया था। हालांकि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण नहीं दी, जिससे वो यहां से गया और फिर चंगेज खान भी वापस लौट गया। लेकिन आया किसके काल में था आक्रमण करने के लिए? इसी के काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? देखिए, जो व्यापकगत सिद्धांत था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसे डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। राज्य हड़प नीति भी इसको कहा जाता है। इस नीति के तहत अगर किसी देशी रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो वो किसी को गोद नहीं ले सकते थे, और जैसे ही उनकी मृत्यु होगी उनका पूरा साम्राज्य किसके अधीन चला जाएगा? अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। इस नीति के तहत डलहौजी ने भारतीय रियासतों को 3 वर्गों में 3 भागों में बांटा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पहली कैटेगरी में अधीनस्थ राज्यों को इसके अंदर शामिल किया गया, यानी ऐसे राज्य जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर डायरेक्ट ब्रिटिशों के अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे और पूरी तरह अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट थे। इन राजाओं को, इन रियासतों को उत्तराधिकार को गोद लेने का कोई भी हक नहीं था। जैसे ही इनकी मृत्यु होती थी इनका राज्य अंग्रेजों के अधिकार में, यानी कंपनी उस समय शासन कर रही थी, कंपनी के अधिकार में चला जाएगा। ऐसे राज्यों में झांसी, संभलपुर ये प्रमुख थे। दूसरी कैटेगरी वो थे जो आश्रित राज्य हैं, यानी अंग्रेजों से जुड़े हुए तो हैं लेकिन पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है अंग्रेजों पर। इन राज्यों के लिए अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी को गोद लेने की इनको छूट प्रदान करी थी। हालांकि शर्त सिर्फ इतनी रखी थी कि अगर जब आप गोद लेंगे तो पहले आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है। तीसरी कैटेगरी वही थी जो स्वतंत्र राज्य थे, जिन्होंने ना तो सहायक संधि स्वीकार करी है, जो ना सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर डिपेंडेंट है, ना अंग्रेजों के साथ उनका कोई अधीन वो अंग्रेजों के काम करते हैं। इस प्रकार की राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता थी और वो अपना उत्तराधिकारी भी गोद ले सकते थे। तो ये 3 कैटेगरी में उन्होंने भारतीय राज्यों को बांट लिया था: स्वतंत्र राज्य, आश्रित राज्य और पूर्णतः अधीनस्थ राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इसको भी याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया। इनको पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।